भाई अगर सारे ऑब्जेक्टिव ही कर लिए तो पास होने जितने नंबर तो यहीं से आ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। सही जोड़ी यानी कि मैच द कॉलम में तो करना ही क्या है, सिर्फ जोड़ी ही तो मिलानी है और 5 नंबर ला जाएंगे। तो हेलो 11th क्लास के प्यारे प्यारे फाइटर हो, स्वागत है आप सभी का अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। और हाजिर है आपके सामने आपके अपने सचिन भैया। क्योंकि भैया 11th क्लास की अब वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है, फाइनल एग्जाम्स आ गए हैं और केमिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है ना। केमिस्ट्री में आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स बताए थे वो तो हमने कवर कर लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव की दिक्कत आ रही है। ऑब्जेक्टिव में समझ में नहीं आ रहा है भैया कि कहां से पढ़े, क्या क्या पढ़े। और ऑब्जेक्टिव के नंबर भी हमें कवर करना है भाई। 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और इन ऑब्जेक्टिव से ही तो हम पास भी हो सकते हैं, है ना। पास होने जितने नंबर इन ऑब्जेक्टिव से अगर आ रहे हैं तो छोड़ भी नहीं सकते, और ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे तभी तो थोड़े परसेंट अच्छे बनेंगे ना। इसीलिए इन्हीं ऑब्जेक्टिव की डिमांड को देखते हुए, आप लोगों की रिक्वेस्ट को देखते हुए, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए, आपके अपने सचिन भैया आपके लिए लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्लास। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरह से हमने एक पूरी क्लास में पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज कर लिया था, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम को मैंने पढ़ाया था, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को आपके पूरब सर ने आपकी क्लास ली थी, है ना। लेकिन आपकी ये जो ऑब्जेक्टिव वाली क्लास होने वाली है, जिसमें हम सारे 1 मार्कर्स की बात करने वाले हैं, इस आज की इस क्लास में हम इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम यानी कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आज की यह क्लास होने वाली है जी, है ना। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक हर एक क्वेश्चन को देखना है, समझना है। उसका आंसर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आंसर की भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। एक बार इन ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि हर एक टॉपिक से हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कवर किए हुए हैं। तो आपके पेपर में यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस बिल्कुल 100% हैं भाई साहब, ठीक है। तो इस क्लास को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यह आपकी क्लास पूरे पूरे 28 नंबर आपको दिलाने वाली है केमिस्ट्री के इस पेपर में, है ना। 11th को भी हल्के में नहीं लेना है यार, क्योंकि पूरे साल मस्ती में गुजर गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 11th में हम ऑब्जेक्टिव को हटाकर या ऑब्जेक्टिव को छोड़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव ही नंबर आपके बढ़ा देंगे, ऑब्जेक्टिव से ही हमें नंबर अच्छे मिलेंगे, है ना। पिछले जो भी हमने क्वेश्चंस वगैरह तो कर लिए हैं वो कर लिए, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव की क्लास भी बहुत जरूरी होने वाली है। आज की इस क्लास में हम सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव पर बात करने वाले। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है रसायन विज्ञान के मूलभूत अवधारणाएं, या फिर इंग्लिश में हम कहें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यह क्लास दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन है यहाँ से सही विकल्प यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जी। पहला क्वेश्चन से है कि जल की मोलर द्रव्यमान क्या होता है। जल का मोलर द्रव्यमान क्या होता है। द मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है भाई साहब कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन का अगर मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन का 1 + 1, और ऑक्सीजन का अगर 16 है तो टोटल कितना होता है, 18 होता है भैया। यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इसके लिए क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा यह प्रश्न था। शुद्ध जल की मोलरता, अगला क्वेश्चन पूछा है। मोलेलिटी, मोलेरिटी की बात हुई है, मोलेलिटी नहीं मोलेरिटी की बात हुई है। प्योर वाटर की मोलेरिटी क्या होगी भैया। तो मोलेरिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्योर वाटर की 1000 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, वाटर के मोलर मास से। मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है, तो कितना आएगा भैया, 55.5 आएगा, जो कि इस ऑप्शन में हमें 55 दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा जी। इसी के साथ में आगे चलेंगे, CO2 का अणुभार। चलिए जी, क्या होता है CO2 का अणुभार भैया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब हम लिखते हैं तो कार्बन का कितना भैया, कार्बन का मास कितना होगा, 12 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा भैया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 दूनी 32। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए भैया, मॉलिक्यूलर वेट के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 होता है जी। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे मोलर द्रव्यमान की, यानी कि मोलर मास की, तो वो भी कितना होता है CO2 के लिए, 44 होता है जी। इसके बाद में CH4 यानी कि मीथेन के मोलर
मास की बात हम करेंगे, मोलर द्रव्यमान की बात करेंगे CH4 के, तो कार्बन है भैया CH4 में एक कार्बन है यानी कि 12 और 4 हाइड्रोजन यानी कि 1 into 4, तो कितना मास हो जाएगा 16 इसका मोलर मास हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान मीथेन का कितना हो जाएगा, CH4 किसका सूत्र होता है जी, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, बहुत ही इजी से यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से और आगे चलते हैं। सोडियम सल्फेट दिया हुआ है यानी कि क्या दिया हुआ है जी आपको, आपको दिया हुआ है सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। Na2SO4 का हमें क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है ना, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से समझा देंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। कि भैया इन्होंने कहा सोडियम सल्फेट में सोडियम जो है उसका द्रव्यमान 32.39% है सोडियम का। कितना परसेंट है जी, 32.39% सोडियम है उसमें। ठीक है भाई साहब, सल्फर जो है, सल्फर का मास कितना है 22.54% है। तो हमें बताना है कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि सोडियम सल्फेट का टोटल मोलर मास कितना होता है। भैया 2 सोडियम है, एक सोडियम का 23 होता है, तो 23 + 23। सल्फर का कितना होता है भैया, सल्फर 16 नंबर पर आता है और इसका सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 32 होता है। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है यानी कि 64 होगा 4 ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौक 64 होता है। मतलब कि यह सोडियम का मास हो गया, ये सल्फर का हो गया और यह किसका हो गया भैया, यह आपके ऑक्सीजन का हो गया। तो अगर इस सोडियम सल्फेट में 32.39% क्या है जी सोडियम है, यहाँ पर 22.54% क्या है जी सल्फर है, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होगी ये हमें बताना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कि जब इन्होंने हमें सल्फर दे दिया, सोडियम दे दिया, तो दोनों को हम जोड़ दें तो बचा हुआ 100 में से कौन बचेगा जी, 100 में से सिर्फ ऑक्सीजन ही बचेगा। तो इन दोनों को आप जोड़ दो और 100 में से माइनस कर दो तो भी पता चल सकता है। एक और तरीका होता है कि इनका टोटल मास कितना हो रहा है, 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 का 2 हाथ आया 1 जी, है ना, 6 3 9 और 1 10 और 2 12 और 2 14, यानी कि कितना हो गया 142 टोटल किसका है 142 टोटल मास हो गया किसका सोडियम सल्फेट का। अगर इसमें से 64 किसका है, 64 सिर्फ ऑक्सीजन का है, तो इसे इस तरह से भी कर सकते हैं 64/142 गुणा 100 कर दो, लगभग 45 के समथिंग आएगा, ये 45.07% आएगा। किसका है जी ये 64 किसका था जी, ऑक्सीजन का परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। इसके बाद में आगे जाएंगे कि 1 मोल कार्बन को, भैया 1 मोल कार्बन दिया हुआ हवा में जलाने पर, यानी कि कार्बन को हवा में यानी कि ऑक्सीजन में जलाने पर जो भैया कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कितने ग्राम होगी भैया। एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु अगर आपको मिलता है तो एक अणु में कितना ग्राम वेट होगा जी, 44 ग्राम होगा। तो 44 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 44 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हवा में जलाने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाने पर। कि व्हेन 1 मोल ऑफ अ कार्बन इस बर्न इन द एयर हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो वो जी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। क्योंकि कार्बन कितना लिया है जी 1 मोल, यानी कि 1 कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ में जलाओगे तो क्या मिलेगा CO2 मिलेगा, और CO2 का मास कितना होता है 44 ग्राम जी, आपको CO2 मिल जाएगी। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद में और थोड़ा आगे जाएंगे जी। इथेन दिया हुआ, इथेन का सूत्र क्या होता है जी, CH3CH3 लिखो या फिर C2H6 लिखो, है ना। इथेन के 3 मोल में कार्बन के कितने मोल होंगे, 3 मोल इथेन है यानी कि 3C2H6 है, तो कितने मोल कार्बन है भैया, कितने कार्बन है टोटल 6 कार्बन है भैया, तो कितने मोल कार्बन होंगे 6 कार्बन होंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, है ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ इथेन, 3 मोल इथेन में यानी कि 3C6H, सॉरी जी C6 नहीं लिखेंगे, C2H6 लिखेंगे। C2H6 में कितने मोल ऑफ कार्बन होंगे, तो कितने मोल ऑफ कार्बन होंगे 6 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे। एसटीपी पर 22 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा जी, द मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और
प्रेशर, मानक ताप एवं दाब की स्थिति, हिंदी में बोले तो कितना होगा जी? एसटीपी पर कोई भी गैस अगर 22.4 लीटर है, इसका मतलब क्या हो गया कि वह 1 मोल हो गई। गैस कितनी हो गई? 1 मोल। और 1 मोल CO2 का जो मास होता है वो कितना होता है? 44 ग्राम होता है जी। 44 ग्राम होता है जी। 44 ग्राम्स होता है। आई बात समझ में? ठीक है जी। और आगे जाएंगे इसी के साथ में। 1.6 ग्राम मीथेन अगर दिए कि पूर्ण दहन से जी, कितनी मीथेन दी हुई है? 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से क्या मिलता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी भाई साहब? तो कार्बन डाइऑक्साइड भैया 1 मोल इथेन लेंगे हम तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी भैया। तो 1.6 अगर हम ग्राम इथेन लेंगे तो हमें कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी भैया? इथेन का मास कितना होता है? ये कितने मोल इथेन हो गई? 1.6 ग्राम इथेन का मतलब क्या हो गया? 0.1 मोल। 0.1 मोल इथेन। तो 0.1 मोल इथेन से हमें कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? 0.1 मोल। और 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? 4.4 ग्राम होता है। कितना होता है? 4.4 ग्राम होता है, क्योंकि 1 मोल का कितना होता है? 44 होता है। तो 0.1 का कितना होगा? 4.4 ग्राम होगा। बस इतनी सी बात है। कितना होगा जी? 4.4 ग्राम होगा। अगला है जी क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या पूछा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब दिया हुआ है। गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन होगा जी। गैस के लिए 1 मोल किसको हम कहते हैं जी? कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर, है ना। एट अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि एसटीपी की बात हो रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एवं प्रेशर की बात हो रही है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना होगा जी? वॉल्यूम तो वो होगा 22.4 लीटर्स होगा जी। इसके बाद में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है, नहीं होती है नहीं पूछा इन्होंने, जो होती है तो कौन होती है जी? मोलरता होती है, जिसे हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज अफेक्टेड बाय अ टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड मोलरिटी। क्या कहेंगे उसे हम? मोलरिटी, कैपिटल एम, जिसे हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला रिक्त स्थान है जी कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है जिसका रासायनिक क्रिया होता है? द वर्ड्स केमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेड फ्रॉम द वर्ड केमिया विच मीन्स केमिकल रिएक्शन। किससे होता है जी? केमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक क्रिया, जिसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रेक्षित मान एवं वास्तविक मान में बहुत कम अंतर हो, मतलब कि जो आपने ऑब्जर्व्ड मान किया है, जो आपने निकाला मान है और जितना होना चाहिए था उनमें अंतर ज्यादा नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है कि उच्च यथार्थता आ चुकी है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आ चुकी है जी। इसके बाद में वह तत्व, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है भैया? परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस बट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एटम, जिसे हम क्या कहते हैं जी? एटम कहते हैं, परमाणु जिसे हम कहते हैं। इसके बाद में सत्य असत्य पर गौर कीजिएगा जी ध्यान से। द्रव्यमान एवं भार में अंतर होता है क्या? जी हाँ भैया, द्रव्यमान एवं भार में अंतर होता है। दैट इज अ ट्रू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। मास और वेट में क्या होता है? अंतर होता है जी। इसके बाद में क्या है जी? एवोगेड्रो नियम का उपयोग अणु की परमाणुवीयता यानी कि एटोमिसिटी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यस जी, ऑफ कोर्स। एवोगेड्रो नंबर जो दिया था एवोगेड्रो ने, क्या था? 6.022 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 10 की पावर 23 इज एवोगेड्रो नंबर। इसका पता किस लिए किया जाता है? एटोमिटिसिटी बताने के लिए किया जाता है कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी मैटर्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो किसके द्वारा बताया जाता है? एवोगेड्रोज रूल के द्वारा। जब किसी संख्या, जब सभी संख्या पूर्णांक हो तो सार्थक अंकों की गणना का नियम प्रयुक्त नहीं होता है क्या? असत्य बात है भाई साहब ये।
when all numbers are integers, the rule of the counting significant figure is not applied, that is a false. वह अभिकर्मक जो रासायनिक समीकरण में गणना के आधार पर कम होता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है क्या? यस जी, बिल्कुल सही बात है। लिमिटिंग रिएजेंट हम किसे कहते हैं? जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। द रिएजेंट दैट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट बेस्ड ऑन द स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, इज परफेक्ट। इसके बाद में अगर हम आगे और बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो भार अनुसार प्रतिशत व प्रतिशत संगठन दोनों एक ही हैं क्या? जी हाँ भाई, सत्य बात है। परसेंटेज बाय वेट एंड परसेंटेज बाय कंपोजिशन आर द सेम, यस राइट। सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाना है जी। सही जोड़ी क्या होती है? सही जोड़ी मतलब कि भैया एक की दूसरे के साथ में जोड़ी मिला देना, उसे हम क्या कहते हैं? सही जोड़ी मिलाना। जी हाँ भैया। तो जब हम जल की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं? सोडियम के साथ में करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, आग लगती है और NaOH बनता है जी। तो इसका क्या हो गया जी? यह फर्स्ट का आंसर हो गया। जब हम कैल्शियम की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है जी। जब हम पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन किसके पोटेशियम क्रोमेट जो होता है वो जो अभिक्रिया जब हम करते हैं ऑक्सीडेशन, जब उसका क्या करवा देता है? अपचयन करवाते हैं तो क्या बन जाता है? KCl ऑक्सीजन बनता है जी। ये थर्ड का आंसर हो गया। जब जल की अभिक्रिया लोहे से करवाते हैं जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना जिसे हम कहते हैं, है ना? तो जंग लगना Fe2O3 जंग का सूत्र होता है ना, Fe2O3.XH2O। इसके बाद में जब हम इथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। तो ये पांचवा आपका आंसर हो गया जी। ठीक है, तो क्या हो गया? 24 153 है ना? इसी तरह से टीपते हो ना तुम लोग, 24 153 करके। ये सही जोड़ी क्या है जी? 24 153 आंसर। ठीक है, इसके बाद में एक शब्द में उत्तर देना है। समान ताप एवं समान दाब पर समस्त गैसों के आयतन का अनुपात में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम एवोगैड्रो साहब ने कहा था जी कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर्स एंड सेम प्रेशर्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस लॉ इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ, है ना? 4 मोल CH4 का भार कितना होगा? 1 मोल का भैया 16 होता है, तो 4 मोल का कितना होगा? 64 ग्राम होगा। कितना होगा जी? 64 ग्राम होगा। राइट, द मास ऑफ 4 मोल ऑफ CH4 इज 64 ग्राम। आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखते हैं? तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं? N बराबरी पर आणविक भार बटे मूलानुपाती सूत्र। भार ज्ञात करके फिर सभी अंकों को N से भाग देकर मूलानुपाती सूत्र प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये इसका तरीका होता है। एक शब्द में इन्होंने पूछा था। इसके बाद में स्टाइकियोमेट्रिक को एक वाक्य में समझाइए। एक्सप्लेन द स्टाइकियोमेट्रिक इन 1 सेंटेंस। तो 1 सेंटेंस में स्टाइकियोमेट्रिक क्या होता है कि द कैलकुलेशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स and the products in a chemical equation is called stoichiometry। के रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद की जो मात्रात्मक संबंध की गणना करता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्री कहलाता है। जब हम गणना करते हैं तब। वैज्ञानिक संकेत को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? वैज्ञानिक संकेत को हम किस तरह से लिखते हैं? n इंटू 10 की पावर स्मॉल n, जहां पर n क्या होता है भाई? जो कैपिटल N है वो 1 से 10 के बीच में होता है और n एक पूर्णांक होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वह पॉजिटिव भी हो सकता है जी। इसके बाद में बात करेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ रुख करेंगे कि सेकंड चैप्टर यानी कि जो परमाणु संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें तैयार करने हैं, जो हमें रेडी करना है भैया, है ना? तभी 28 नंबर पक्के हो पाएंगे। चलिए जी, तो एक एक ऑब्जेक्टिव पर गौर करेंगे। सोडियम आयन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो नॉर्मल सोडियम जो होता है Na है उसमें 11 होती है। जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जब वो Na प्लस बन जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। समस्थानिकों में संख्या समान होती है। समस्थानिक यानी कि इंग्लिश में बोले तो इन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। इनमें किन की संख्या इक्वल होती है जी? तो प्रोटॉन्स की संख्या इक्वल होगी। किसकी संख्या इक्वल होगी? प्रोटॉन्स के नंबर्स इक्वल्स होंगे। Cl माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक नॉर्मल जो Cl का एटम होता है उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो Cl माइनस बन जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाता है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे Cl माइनस में? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी। इसके बाद में 35 Br80 है ना? 35 क्या है जी? इसका एटॉमिक नंबर। ये क्या है जी? एटॉमिक
एटॉमिक नंबर है जी, है ना 35, और ये क्या है जी, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है जी, 80 है। एटॉमिक मास क्या होता है जी, P+N यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है ना, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन। तो यहाँ से हमें पता तो चल गया कि 35 क्या है जी, प्रोटॉन की संख्या 35 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 80 है। तो हम निकाल सकते हैं कि n बराबरी पर कितना हो जाएगा, 80 - 35 विच इज 45 न्यूट्रॉन्स इसमें उपस्थित है Br में। चलिए जी, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे एक तत्व के उपकोष के लिए L का मान कितना है, 2 है जी। L का मान कितना है, L का मान अगर 0 हो तो हम कौन से उपकोष की बात करते हैं, S की बात करते हैं। L की वैल्यू अगर 1 हो तो P, L की वैल्यू अगर 2 हो तो कौन सा ऑर्बिटल्स आते हैं जी, D ऑर्बिटल्स आते हैं। और D ऑर्बिटल्स में कितने, D जो आपका सबशेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भैया, तो डी सब शेल में भैया 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जी। इसलिए 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जाएंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे अभी तो। निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जी, किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जिसकी क्या सबसे ज्यादा हो, जिसकी आवृत्ति, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जी। तो अल्फा किरणों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है जी। आई बात समझ में। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्रॉगली वेव्स, कौन सी डी ब्रॉगली वेव्स की हैज अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एट अ सेम स्पीड, तो वो क्या होगी, अल्फा पार्टिकल्स होंगे जी। अल्फा पार्टिकल्स का भार सबसे ज्यादा होता है जी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए m1 का मान क्या है जी, -2 -1 है ना, ये -1 0 +1 एंड +2 है। तो इलेक्ट्रॉन कक्षक में होंगे, किस कक्षक में होंगे भाई, डी में होंगे ना। डी के लिए ही तो मान होता है ये, डी के लिए ही तो मान होता है ये। डी में -2 -1 0 +1 एंड +2 इस तरह से हम लिखते हैं, डी ऑर्बिटल्स होंगे जी। ठीक है, इसके बाद में जिस कक्षक के लिए n = 1 L = 0 होगा उसे हम क्या कहेंगे, 1s कहेंगे भैया। n की वैल्यू क्या है, 1 है, s L की वैल्यू 0 मतलब s की बात हो रही है, 1s होगा। ठीक है, आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित प्रकार से विकिरणें होती है। रिक्त स्थान में उचित विकिरणों के नाम लिखिए जी। एफएम रेडियो, माइक्रो ओवन या माइक्रोवेव हुआ, विजिबल लाइट हो गई, इसके बाद में कॉस्मिक रे हो गई, तो बीच में क्या आती है, एक्स रेज आती है जी। कौन आते हैं जी बीच में, एक्स रेज आते हैं, एक्स किरणें आती है भैया। कौन आती है जी, एक्स किरणें आती है। तुम्हारी एक्स बीच में नहीं आ रही, यहाँ पर एक्स किरणें आ रही है। ठीक है, चलिए आगे जाएंगे, थोड़े भावनाओं में नहीं बहना है भैया। ठीक है जी, यदि किसी परमाणु में n का मान 4 होगा, किसका मान 4 होगा जी, n का मान कितनी वैल्यू दे दी, 4 होगा, मतलब चौथी शेल की बात हो रही है, 4th नंबर की शेल की बात हो रही है। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भैया, पहली में 2 आते हैं, दूसरी में 8 आते हैं, है ना। या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं तो झंझट ही खत्म। फॉर्मूला क्या होता है, 2n², n का मान अगर 4 है, n का मान अगर 4 है तो क्या हो जाएगा भैया, 2 × 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 16, 16 × 2 यानी कि 32। खत्म बात। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन सा फॉर्मूला, 2n² से हम बता सकते हैं किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। संकरण के पश्चात प्राप्त ऑर्बिटल्स होते हैं भैया, उनकी क्या होती है, समान ऊर्जा यानी कि एनर्जी सेम हो जाती है आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन, एवं उनकी क्या सेम हो जाती है, आकृति सेम हो जाती है, यानी कि उनके शेप एवं एनर्जी सेम हो जाते हैं जी। एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी, एनर्जी एवं शेप उनके क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, है ना, हाइब्रिडाइजेशंस के बाद में। सत्य असत्य की बात करेंगे, किसी भी उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष में सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट न हो जाते हैं। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं जी, ये सही बात होती है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल ऑफ अ सब शेल डज नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ दैट सबशेल हैज 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक कि किसी भी ऑर्बिटल में, मान लो कि यह डी है,
मान लेते हैं कि यह d ऑर्बिटल है, तो भैया जब तक इन सारे d में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएंगे तब तक इनमें पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती है। यह बात सत्य है। यहाँ तो यही तो कहा था, है ना। इसके बाद में डी ब्रोगली समीकरण सिर्फ प्रगतिशील कणों के लिए है क्या? जी हाँ भैया, जो ऐसे पार्टिकल जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं के लिए डी ब्रोगली इस इक्वेशंस लिखते हैं, है ना। इसके बाद में एक उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नहीं भैया, गलत बात है, 6 से ज्यादा भी आ सकते हैं। द मैक्सिमम ऑफ अ 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट इन अ वन सब ऑर्बिटल। नो जी, फॉल्स, है ना, फॉल्स है। एक उपकोष की बात हो रही है तो 2 आ सकते हैं ना, एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ठीक है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या? यस, ट्रू, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कक्षक एवं कक्ष में कोई अंतर नहीं होता। जी भाई, गलत बात है भैया, कक्षक और कक्ष में अंतर होता है। सेल को हम क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। कक्षक, उसके अंदर जो अलग अलग एसपीडीएफ उपस्थित होते हैं उन्हें हम कक्षक कहते हैं, है ना। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट, तो ये गलत बात है जी। सही जोड़ी मिला दीजिए, मिला देते हैं। मैक्स प्लांक ने क्या कहा था? मैक्स प्लांक ने क्या कहा था भैया? मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था भैया, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था। रदरफोर्ड ने क्या कहा था भैया? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी। हुंड साहब ने क्या कहा था? हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम दिया था। ये थर्ड पॉइंट है। डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है भैया? लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एमसी होता है। पाउली साहब ने अपवर्जन का सिद्धांत दिया था, यानी कि 43 152, है ना, सेम नहीं आएगी। 43 152 याद करके मत चले जाना, और जो भी सही जोड़ी है उसमें 43 152 लिख कर नहीं आ जाना है। ठीक है। मैक्स प्लांक ने क्या दिया था? क्वांटम थ्योरीज दी थी भैया। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। इसके बाद में हुंड ने क्या कहा था जी? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला रूल दिया था हुंड साहब ने। डी ब्रोगलीज लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एमसी जो दिया था वो डी ब्रोगलीज साहब ने दिया था। इसके बाद में पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मैच द कॉलम। नेक्स्ट जाएंगे जी, एक शब्द पर उत्तरों पर बात करेंगे। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु क्या कहलाते? परमाणु क्रमांक समान है। एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स उन्हें हम कहते हैं जी। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति दर्शाने वाली संरचना क्या कहलाती है? दैट इज द ऑर्बिटल्स बताते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कहां पर उपस्थित हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है विद इन एटम। चलिए जी, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम का द्वितीय श्रृंखला क्या कहलाती है? तो लाइमन, लाइमन के बाद में बामर आता है। सेकंड लाइन जो थी, सेकंड सीरीज जो थी, उन्हें हम क्या कहते हैं? बामर सीरीज कहते हैं। व्हाट इज द सेकंड सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बामर सीरीज। इसके बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है जी? तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि किसी भी प्रगतिशील कण की स्थिति एवं उसका वेग को एक साथ या पूर्ण सटीकता के साथ में नहीं मापा जा सकता है। उसमें कुछ न कुछ तो अंतर, कुछ न कुछ तो आपको प्रिसीजन, इतना एक्यूरेसी नहीं आएगी, उसमें कुछ न कुछ तो आपको एरर्स आएंगे ही आएंगे, त्रुटि आएंगी ही आएंगी। ये कहा था साहब हाइजेनबर्ग साहब ने। इसके बाद में उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों के नाम लिखिए। तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है, यानी कि सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? तो वो रेडियो वेव्स की होती है। द नेम ऑफ द रेडिएशन हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ। हाईएस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी। इसके बाद में किसी भी कक्षक की दिशात्मक प्रभाव नहीं होता। तो वो कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं जो डायरेक्शनल नहीं होते हैं? तो भाई एस होते हैं, क्योंकि दैट इज अ स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, उनमें कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता है। इसके बाद में थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता। इंग्लिश में अगर हम कहें इसी को, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी। इस पर बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो थर्ड चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है जी? कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। इसके ऑक्साइड्स की प्रकृति होगी। एन एलिमेंट हैज अ एटॉमिक नंबर 11, द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड्स विल बी। तो क्या इसका नेचर होगा इनके ऑक्साइड का? तो वो
क्षारीय नेचर के ऑक्साइड्स बनेंगे। बेसिकली कौन होगा जी 11 नंबर पर? सोडियम होगा भैया, Na होगा। और Na के जो ऑक्साइड्स बनेंगे, Na तो वो किस प्रकृति के होंगे, किस नेचर के होंगे? वो बेसिक नेचर के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। इसके बाद में आता है जी कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन एंड लास्ट में बोरॉन की होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आगे जाएंगे, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुणधर्म नहीं बदलता है? तो वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। किसी भी एक ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। इसके बाद में लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है। क्योंकि क्या कारण होता है? क्योंकि आकार समान होंगे, समान विद्युत ऋणात्मकता होगी और समान उच्च ध्रुवण क्षमता होगी। सेम साइज, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड सेम हाई पोलराइजिंग पावर। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में और थोड़ा जब हम आगे जाएंगे तो एक क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा हमारे सामने आएगा कि निम्नलिखित में से किन तत्वों के युग्म में उनकी बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है? बाह्यतम कोश यानी कि वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर मोस्ट शेल में सेम होंगे। तो वो आर्सेनिक एवं बिस्मिथ में होंगे। किसमें सेम होंगे? आर्सेनिक एवं बिस्मिथ में, क्योंकि वो एक ही ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। जब हम किसी भी एक पीरियड में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कौन सा गुण सदैव बढ़ता है जी? कौन सा नेचर सेम होता है? ऑन मूविंग द टॉप टू बॉटम, जब हम नीचे की तरफ आते हैं एक ग्रुप में, तो विच प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंक्रीज? तो भैया हमें पता है कि साइज धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, साइज धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, परमाणु की त्रिज्या बढ़ने लग जाती है, एटम की रेडियस बढ़ने लग जाती है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं। तब किसी तत्व का द्विधनायन का विन्यास क्या है जी? 2, 8 एंड 14 है, तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? है ना, द्विधनायन मतलब उस पर क्या है जी? उसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उससे ऑलरेडी निकल चुके हैं। अभी उसमें कितने एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है? 14 एंड 18 कितने हो गए जी? 22, 22 और 2 कितने हो गए? 24 और 2 और जोड़ दो उसमें तो कितने हो जाएंगे? 26 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे। 26 उसका क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर उसका कितना होगा? 26 होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक सामर्थ्यता बढ़ती है, रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। किसी को भी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है जी। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होगी? तो वो किसकी होगी जी? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ये बात तो हमें याद ही रखनी है। प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन होता है? तो F2 प्रबलतम क्या होता है जी? ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है F2। इसके बाद में रिक्त स्थान पर जाएंगे। ऑक्सीजन की परमाणविक त्रिज्या नाइट्रोजन से क्या होती? ज्यादा होती है कि कम होती है? कम होती है जी, क्योंकि नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो परमाणविक त्रिज्या हो जाती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ऑक्सीजन की क्या होगी? कम होगी। द एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज लेस या स्मॉलर देन नाइट्रोजन। जब किसी गैसीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो निकलने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता उसे हम कहते हैं। द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसे हम क्या कहेंगे जी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। मैग्नीज जो तत्व होता है, मैग्नीज तत्व का उदाहरण है जी। किस प्रकार का तत्व होता है मैग्नीज? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आता है मैग्नीज। किसमें आता है जी? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आता है। इसके बाद में बात करेंगे बोरोन विकर्णत से संबंधित होता है, तो सिलिकॉन से रिलेशन रखता है जी। बोरोन डायगोनली किससे रिलेशन रखता है? सिलिकॉन के साथ में रिलेशन रखता है। न्यूनतम गलनांक वाली धातु कौन सी होती है? मर्क्यूरी होती है जी। पारा होती है, जिस जो क्या होती है? लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखती है, जो लिक्विड फेज में पाई जाने वाली, लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली एक मेटल होती है।
आवर्त सारणी में अधातु किधर की ओर स्थित होते हैं, तो वह दाईं ओर उपस्थित होते हैं जी। किधर की ओर उपस्थित होते हैं, दाईं तरफ उपस्थित होते हैं, इस तरफ उपस्थित होते हैं जी। जब आप देखोगे तो आपको इस हाथ पर देखने को मिलेगा, सामान्यतः 15, 16 एवं 17 ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी, नॉन मेटल्स देखने को मिलेगी। पेरियोडिक टेबल में नॉन मेटल किधर की साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है जी। एक शब्द एवं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, उसे हम किस में मेजर करते हैं, तो किलोजोल पर मोल में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी उसे हम मेजर कर सकते हैं। समूह में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसा कि हमने बताया भैया कि आकार धीरे 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 क्या होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस क्या करती है, बढ़ने लग जाती है जी। इसके बाद में आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है भैया, क्योंकि आकार क्या होने लग जाता है, छोटा होने लग जाता है। व्हाट हैपन व्हेन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू बॉटम, जब हम लेफ्ट टू बॉटम आते हैं, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी इंक्रीज करेगा। सही जोड़ी मिला दीजिए साहब के परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी किसकी थी, परमाणु भार पर किसकी आवर्त सारणी आधारित थी जी, तो परमाणु भार पर मेंडलीव साहब की आवर्त सारणी आधारित थी। परमाणु संख्या पर बोहर की आवर्त सारणी थी। विद्युत ऋणात्मकता 4 किसके लिए होती है, तो फ्लोरीन के लिए होती है। अगर हम बात करें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, n-1d1 to 10 ns12, तो वो संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का होता है। N3 माइनस O2 माइनस एवं F माइनस क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन से जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। पेरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट इज किसकी थी जी, एटॉमिक वेट पर मेंडलीव की, एटॉमिक नंबर पर बोहर्स की, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 किसके लिए होती है, तो फ्लोराइड्स के लिए होती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किसका है जी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। और ये जो सारे आयंस दिए हुए हैं, एनायंस है, ये कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं भैया जी। उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक कहते हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सहसंयोजी कौन होता है, तो सिलिकॉन क्लोराइड से होते हैं, सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4 होते हैं। एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात हो रही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार O2 2- आयन में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन O2 2- आयन विल बी 3 होंगे। कितने होते हैं जी, 3 होते हैं। 3 इज अ करेक्ट आंसर। धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2882, इसके ऑक्साइड्स का सूत्र क्या होगा। भाई साहब पहले तो ये निकाल लो कि ये कितना नंबर है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 2 8 10 18 और कितने हो गए 20। 20 पर कौन होता है भैया, कैल्शियम होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि MO होगा, यानी कि एक मेटल के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा, MO होगा। ठीक है, इसके बाद में रेखीय अणु कौन सा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लीनियर, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होता है जी। 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल किसमें होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है भैया अनुचुंबकीय। नाइट्रोजन क्या है, अनुचुंबकीय नहीं होता है जी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक, विच इज अ नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो ऑक्सीजन्स में होते हैं जी। किस में होंगे, O2 में क्या होंगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन O2। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का होता है। SiF4 का जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होगा, 0 होगा। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। बंध कोण बढ़ने के साथ साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, तो घटने लगता है।
विथ द इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल द डाइपोल मोमेंट विल बी डिक्रीज, क्या करेगा जी, डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, इसके बाद में और आगे हम जाएंगे, निम्नलिखित में से किस अणु में सभी बंध समान होते हैं जी, किस अणु में सभी बंध समान होते हैं, तो ClF3 में सारे जो बंध होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। इन विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल बॉन्ड नॉट इक्वल, किसमें सारे बंध समान नहीं है, तो वो CF3 में नहीं है जी। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवीय अणु है, कौन जी ध्रुवीय अणु है जी, ध्रुवीय अणु कौन होता है, तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड होता है, SF4 होता है, ध्रुवीय अणु है जी। डाइपोल है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, जहां पर डाइपोल आ जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण से बढ़ता है। बंध उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितना ज्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा जी, अट्रैक्शन पावर काम करेगी। तो द स्टेबिलिटी ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड्स इज ड्यू टू द इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल और बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक लिखा उसमें यौगिक का गलनांक सामान्यतः क्या होता है, निम्न होता है। सहसंयोजक में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कोवेलेंट, है ना, ये यू नहीं लिखा है, सहसंयोजक लिखा हो, तो क्या होगा जी, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है जी। न्यू नाइट्रोजन अणु में कितने पाई बंध होते हैं जी, तो एक एन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य में त्रिबंध होते हैं, एक उसमें सिग्मा होते हैं और बचे हुए दो क्या होते हैं, पाई बंध होते हैं। तो कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में, तो 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है जी, तो 3 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 होती है। ऑक्सीजन से एक लोन पेयर ले रहा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन। इसके बाद में NH3 यानी कि अमोनिया के अणु की आकृति कैसी होती है, द शेप ऑफ अमोनिया NH3 मॉलिक्यूलर इज ट्राइगोनल पिरामिडी, यानी कि त्रिकोणीय पिरामिडी उसका क्या होती है, आकृति होती है, उसका शेप होता है। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। भैया क्यों विलय हो जाते हैं आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक इसलिए विलय हो जाते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, एक आयोनिक है, जल में जाएगा तो अपने आयनों में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। आयनिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आसानी से घुल जाते हैं क्योंकि ये अपने आयनों में डिसोशिएट हो जाते हैं, पानी में जाकर डूब मरते हैं जी, है ना। इसके बाद में बेरियम क्लोराइड अणु में sp2 संकरण पाया जाता है क्या, नहीं भैया, गलत बात है। कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp संकरण पाया जाता है जी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन PeCl2। नाइट्रोजन अणु में बंध क्रम क्या 3 होता है क्या, जी हाँ भैया, नाइट्रोजन में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है जी। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर हम आगे और बात करेंगे तो sp3d2 संकरण की ज्यामिति क्या अष्टफलकीय होती है, जी हाँ भैया, अष्टफलकीय इसकी क्या होती है, इसका अष्टफलकीय जियोमेट्री दर्शाता है। जहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है वहां पर जो जियोमेट्री होगी वो क्या होगी जी, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होती है। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट क्या है, सही है जी। इसके बाद में अगर हम बात करें सही जोड़ी की, सही जोड़ी मिलाना है जी, तो सही जोड़ी मिलाना है। आयनिक बंध क्या होते हैं जी, कब बनते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। सहसंयोजी बंध कब बनते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। उपसह संयोजन बंध कब बनते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या किया जाता है, दान किया जाता है। F4 जो होता है वो क्या होता है भैया, गैस अवस्था में पाया जाता है, और HCl जो होता है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है जी। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड जी, आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। HF जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है, एंड HCl जो होता है इज एन लिक्विड स्टेट, इट्स इज अ लिक्विड।
चलिए आगे चलते हैं। परमाणु द्वारा साझे किए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा एवं कितने पाई बंध होते हैं? तो बेंजीन में 12 सिग्मा बंध होते हैं, जबकि 3 पाई बंध होते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने इस तरह से पढ़ा हुआ है। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से पड़ा हुआ है। यह 3 इसमें क्या होते हैं जी, है ना? और इस तरह से सब दूर एक एक क्या जुड़ा हुआ होता है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है जी। तो 3 तो पाई बंद हो गए। पाई कितने हो गए? 3 हो गए। सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12 सिग्मा बंद होते हैं जी। ठीक है, 12 सिग्मा एंड 3 पाई। चलिए, बंध लंबाई को मापने की इकाई क्या होती है? पिकोमीटर अथवा एंगस्ट्रॉम में हम मापते हैं। बॉन्ड एंगल को बॉन्ड लेंथ को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? या तो पिकोमीटर, पिकोमीटर इज अ 10 की पावर माइनस 12, एंगस्ट्रॉम इज अ 10 की पावर माइनस 10 मीटर, है ना? ये मीटर। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर इज उष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो तैयार करने हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें तैयार करने हैं जी उष्मागतिकी से? निम्नलिखित में से कौन सा एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है? विच ऑफ द एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव? तो उदासीनीकरण की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। उदासीनीकरण ऊष्मा का मान निम्न में से किसके लिए न्यूनतम होगा? दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लिए। द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी मिनिमम फॉर दैट वीक एसिड फॉर एंड फॉर वीक बेस के लिए मिनिमम होगी साहब, क्योंकि वीक हैं दोनों। अभिक्रिया H2 plus I2 gives 2HI. Delta H will be 12.40 किलो कैलोरीज। ओके, तब HI की संभावन ऊष्मा का मान क्या होगा? हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HI क्या होगा? 6.2 किलो कैलोरीज होगा जी। इसका आंसर हमें याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 मोल जल के गलन के लिए मानक मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी का मान कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा जी। गिब्स मुक्त ऊर्जा एंथैल्पी एवं एंट्रोपी में आपस में संबंधित है। तो एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ये इनमें रिलेशनशिप होता है। फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बीच में रिलेशन होता है। किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में सदैव होगा। फॉर एन आइडियल गैस एंड इट्स एडियाबेटिक एक्सपेंशन देयर इज ऑलवेज Q इज इक्वल टू 0। क्योंकि जी जो एडियाबेटिक होती है वहां पर हीट ना तो एक्सचेंज होती है, हीट चेंजेस क्या होता है? 0 होता है। Q विल बी 0। अग्र एवं उत्क्रम अभिक्रिया के लिए तथा समान सक्रियण ऊर्जा सदैव रखने वाली अभिक्रिया के लिए क्या होगा? फॉर द फॉरवर्ड एंड द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड फॉर द रिएक्शंस हैविंग द सेम एनर्जीज फॉर द एक्टिवेशन, डेल्टा H विल बी ऑलवेज 0। डेल्टा H विल बी ऑलवेज 0। क्या होगा जी? डेल्टा H विल बी ऑलवेज 0। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है जी 0 के बराबर होता है, इक्वल्स टू 0। फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो एनर्जी का चेंज होगा वो क्या होगा? फ्री एनर्जी चेंज 0 होगा साहब, क्योंकि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस की रेट सेम होती। किसी आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में क्या होगा? डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। फॉर एन आइडियल गैस इज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन विल बी डेल्टा E विल बी ऑलवेज 0। हैज का नियम हमें क्या कहता है? हैज का नियम जी यहाँ पर कुछ तो गलत लिखा हुआ है। हैज का नियम हमें क्या कहता है? हैज का नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन ऑफ किसका है जी? उष्मागतिकी का प्रथम नियम। यहाँ पर ए आंसर लिखना, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ था। ए आंसर यानी कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम का अनुप्रयोग है जी। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसके लिए डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H होगा? अगेन यहाँ पर भी दिक्कत आ गई जी, है ना? ये सारे आपके क्या आ चुके हैं? यूपीएससी नाम लिखे हुए आ गए हैं यहाँ पर पीपीटी में। कोई दिक्कत नहीं है, इसे काट दो।
है ना, क्या हो जाएगा जी, सी आंसर सही हो जाएगा। H2 प्लस I2 गिव्स अस टू HI। इसके लिए डेल्टा E और डेल्टा H क्या होंगे, इक्वल होंगे जी। निम्नलिखित में से कौन सही है जी, तो H इज इक्वल टू E प्लस PV इज करेक्ट है ना, सी ऑप्शन सही है, विच इज वन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से अगेन, अरे भाई साहब क्या क्या गलत लिखा है, कुछ कुछ तो गलत लिखा है। चलो जी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, है ना, सब जगह IUPAC नाम कॉपी हो गया आई थिंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए, निम्नलिखित में से किसमें एंट्रोपी मान घटेगा, तो किसमें एंट्रोपी का मान घटता है जी, तो शकर विलयन में क्रिस्टल प्राप्त करने में एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है। शकर विलयन से क्रिस्टल बना रहे हो आप, विलयन से क्रिस्टल बना रहे हो, मतलब उसे अरेंज कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, घट जाती है, एंट्रोपी का मान घटता ऑन गेटिंग क्रिस्टल फ्रॉम द शुगर सॉल्यूशन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा साहब, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए क्या होगा जी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए जो आपका डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच जो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, वो क्या हो जाएगा, उत्पादों का डेल्टा एच अभिकारकों से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लेस देन द रिएक्टेंट। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक वायुमंडलीय दाब पर क्या कहते हैं हम इसे, एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन को मानक अवस्था कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट जिसे हम कहते हैं। एक मोल का मानक अवस्था पर अपने अवयवी तत्वों से निर्मित हुआ एंथैल्पी परिवर्तन संभवन की, उसे हम क्या कहते हैं, मानक एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ वन मोल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट सॉलिड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड state the formation of the denoted by the delta F naught। एक तंत्र तथा परिवेश के मध्य में ऊर्जा का जब आदान प्रदान होता है ऊष्मा गतिकी के किस नियम के अनुसार होता है, फर्स्ट नियम के अनुसार होता है, सिक्स्थ नियम के नहीं भैया, प्रथम नियम के अनुसार होता है। किस नियम के अनुसार होता है, प्रथम नियम के अनुसार होता है, जिसे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, शून्य नियम। एंट्रोपी की इकाई क्या होती है, जूल केल्विन मोल होती है जी। इसके बाद में ठोस को वाष्प में या फिर सब्लिमेशन, डेल्टा एस सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा वेपोराइजेशन माइनस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन की एंट्रोपी जिसे हम कहते हैं। अगला चैप्टर जिसका नाम है साम्या अवस्था। साम्या अवस्था से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं जी, तो पहला क्वेश्चन है N2 प्लस O4 गिव्स अस 2NO2 अभिक्रिया में Kp तथा Kc के मध्य में क्या संबंध होगा, Kp विल बी ग्रेटर देन Kc, Kp विल बी ग्रेटर देन Kc होगा। एक रिएक्शन दी हुई है H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI में Kp Kc में क्या रिलेशन होगा, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI में Kp एंड Kc में क्या रिलेशंस होंगे, तो Kp एंड Kc विल बी इक्वल्स टू, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, जीरो, वहां पर Kp और Kc में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक रिएक्शन दी हुई है PCl5 गिव्स ऑफ PCl3 प्लस Cl2 में क्या होगा जी, Kp विल बी ग्रेटर देन Kc, Kp विल बी ग्रेटर देन Kc होगा, क्योंकि डेल्टा N की वैल्यू क्या है, प्लस है जी, पॉजिटिव वैल्यू। अगला क्वेश्चन है जी कि 2NO2 गिव्स अस NO2 के लिए क्या होगा जी, भैया डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा N की जो वैल्यू है वो -1 है, तो क्या हो जाएगा, Kp इज लेस देन Kc हो जाएगा, Kp इज लेस देन Kc यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2NH3 गिव्स अस N2 and 3NH2। अब क्या हो जाएगा जी, Kp ग्रेटर देन Kc बिकॉज ऑफ डेल्टा N क्या हो रहा है, डेल्टा N पॉजिटिव है जी, इसलिए। अगला क्वेश्चन 2SO2 प्लस O2 गिव्स अस 2SO3 में क्या हो जाएगा, Kp इज लेस देन Kc बिकॉज ऑफ माइनस वैल्यू आ रही है डेल्टा N की, है ना। अगला ही क्वेश्चन है इसी तरह से, तो Kp लेस देन क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन है जी
कि H2 प्लस I2 गैसियस, सब कुछ गैसियस है, इसलिए क्या हो जाएगा, समांगी हो जाएगा जी, होमोजीनियस होता है। सारी प्रोडक्ट्स हैं एवं रिएक्टेंट सब क्या है, गैसियस स्टेट में है, इसलिए वहां पर क्या होगा, समांगी होगा, होमोजीनियस होगा। यहाँ पर यह सॉलिड है, यह गैस है, यह सॉलिड है, तो क्या हो जाता है, विषमांगी होगा, हेट्रोजीनियस होगा जी। इसके बाद में क्या होगा जी, एक सॉलिड है, उस एक लिक्विड है, एक एक्वस बन रहा है, एक गैसियस बन रहा है, तो विषमांगी तंत्र का उदाहरण है, हेट्रोजीनियस सिस्टम का यह एग्जांपल है। केसी की इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर होगी जी, क्या होगी, मोल प्रति लीटर की पावर n होगी। केपी की इकाई क्या होगी, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पावर n होगी। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए हमें क्या लिखना है जी, x लिखना है जी। केसी का मान क्या होगा, तो H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता बटे में क्या लिखना है, 2HI की पावर 2 की सांद्रता। फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो 2NaHCO3 गिव्स अस CO2, क्या मिलेगा, NaNO2 यानी NaCO2 यानी कि कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर प्राप्त हमें होगा। इस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc का मान लिखना है जी, Kp और Kc का मान, तो यहाँ से इस तरह से हम इन्हें कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आएगी। ठीक है, फिर PCl5 गिव्स अस PCl3 एंड क्लोरीन गैस हमें मिल रही है, Cl2 मिल रही है। तो इस ऊष्माशोषी प्रक्रम के लिए अग्र दिशा में संपन्न कराने हेतु ताप को उच्च रखना पड़ेगा तथा दाब को क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, हाई एवं लो रखना पड़ेगा जी। बर्फ से जल क्या है जी, इक्विलिब्रियम में अगर आ रहा है QKCl, तो अभिक्रिया में उच्च ताप पर क्या मिलेगा जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, 2 क्लोरोप्रोपेन नहीं होगा, अग्रगामी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अग्रगामी होगी। ठीक है, इसके बाद में अभिक्रिया में लुईस अम्ल कौन है जी, लुईस अम्ल H प्लस की तरह जो बिहेव कर रहा है, लुईस क्षार कौन है, OH माइनस की तरह जो बिहेव कर रहा है। ठीक है, बस इतनी सी बातें हैं। इसके बाद में NH3 प्लस 3BF3 NH2 लुईस अम्ल एवं क्षार की गणना कीजिए। तो BF3 जो हो जाएगा वो क्या है जी, लुईस अम्ल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यह नाइट्रोजन इसे क्या दे रहा है, लोन पेयर एक्सेप्टर है ये, है ना। लुईस क्षार कौन है जी, NH3 है, क्योंकि यह क्या दे रहा है, इसे लोन पेयर डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना। NH3N BF3 क्या दे रहा है, NH3 एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, कौन दे रहा है, NH3 दे रहा है, तथा ले कौन रहा है, BF3 इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है। तो ये सारी बातें। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में Ka को हम क्या कहते हैं, आयनन की मात्रा कहते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। ऑस्टवाल्ड तनुता नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, द मैथमेटिकल फ्रॉम द form and the relationship between the degree of ionization and ionization constant can be expressed as a, किससे करते हैं हम, व्युत्क्रम दर्शाते हैं जी, इनवर्सली दर्शाते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अंडरवुड Ka अपॉन में C लिखते हैं जी। ठीक है, अभिक्रिया में AB गिव्स अस A प्लस एंड B माइनस में विलयता तथा विलयता गुणनफल में संबंध बताइए। तो KSP इज इक्वल टू S की पावर 2 होता है, ये रिलेशन है इनका, है ना। ये अलग अलग इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। SO2, इस अभिक्रिया में SO2 का अधिकतम पूर्ण ताप पर शर्त होगी जी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, है ना। व्युत्क्रमण लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या आएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी कि कम ताप एवं अधिक दाब। अधिक दाब, ठीक है जी। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, चयोपचय अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण की अवस्था में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण कहाँ पर हो रहा है जी, फिर से यहाँ पर गलत आ रहा है, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन उसे हम कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H प्लस की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए जी, 1 मोलर होनी चाहिए। इसके बाद में
निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है? Zn प्लस HCl में Zn क्या हो रहा है जी? Zn +2 में जा रहा है, जबकि HCl में H जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 हाइड्रोजन मिलकर। निम्नलिखित में से Cl की +1 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? तो Cl2O में यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +6 होती है। K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में इसकी जी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताने तो +6 होते हैं। निम्न में से किसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, सबसे कम होती है ना? तो FeCO के होल 5 में ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है, जो कि 0 है। इसके बाद में KMnO तथा FeSO4 अभिक्रिया में क्या बनता है जी? क्या बनता है जी? क्या बनता है जी? तो KMnO4 अपचयित तथा FeSO4 ऑक्सीकृत होता है। अरे भाई साहब, यहाँ पर RON लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद में डेल्टा ई नॉट इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन NF ln K को हम कहते हैं एसिटल सैलिसिलिक अम्ल तो नहीं कहते हैं भैया, एसिटल सैलिसिलिक अम्ल तो नहीं कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अरे भाई साहब, इसे तो ननस समीकरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ननस समीकरण कहते हैं जी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। नष्ट समीकरण कहते हैं, ननस्ट इक्वेशन हम कहते हैं। निम्नलिखित में से एन की ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक किसमें होती है? एन की ऑक्सीकरण अवस्था HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल में होती है। +5 यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है जी। ठीक है। इसके बाद में अगला चैप्टर है जी कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत, तकनीकें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। चलिए जी, कार्बन तत्व में असंख्य यौगिक निर्माण करने की क्षमता क्यों होती है? क्योंकि इसमें विशिष्ट श्रृंखलन यानी कि कैटेनेशंस की क्षमता होती है। द स्पेसिफिक ऑफ द इननुमरस कार्बन्स कंपाउंड फॉर्मेटिक इन द सी एलिमेंट्स ड्यू टू द स्पेसिफिक कैटेशंस पावर ऑफ कार्बन, एक श्रृंखला में जुड़ने की क्षमता के कारण होते हैं जी। जिन द्रव पदार्थों में क्वथनांक भिन्न होते हैं उनके मिश्रण को अलग किया जा सकता है आंशिक आसवन विधि के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड्स के द्वारा। जब दो या अधिक पदार्थों की विलयता लगभग समान होती है तो उन्हें पृथक करने की विधि को हम क्या कहते हैं? प्रभाजी क्रिस्टलन कहते हैं। उन्हें हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। व्हेन टू आर द मोर substance having the almost same level of the solubility can be separated by the method is called fractional crystallization। कार्बनिक पदार्थों एवं तत्वों की पहचान हेतु सोडियम निष्कर्ष क्यों बनाना पड़ता है? फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम एक्सट्रैक्शन इज टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ all compounds of the sodiums are electrovalents and soluble in water। ठीक है कि सोडियम जो होता है, सोडियम के समस्त जो यौगिक होते हैं वो जल में विलय एवं विद्युत संयोजी बन जाते हैं। इस कारण प्रभाजी क्रिस्टलन विधि के द्वारा दो अथवा अधिक यौगिकों के पृथक्करण निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? तो यौगिकों की विलयता पर, solubility ऑफ कंपाउंड पर। द सेपरेशन ऑफ टू और द मोर कंपाउंड थ्रू आउट द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड डिपेंड्स ऑन द solubility ऑफ कंपाउंड्स। एनिलीन को शुद्ध किया जाता है। एनिलीन जो होता है उसे हम प्यूरिफाई किसके द्वारा कर देते हैं? तो स्टीम डिस्टिलाइजेशन के द्वारा, भाप आसवन के द्वारा उसे हम शुद्ध करते हैं। ग्लिसरॉल कुछ विघटित होकर 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, अतः अशुद्ध ग्लिसरॉल को शुद्ध किया जाता है तो निर्वात आसवन द्वारा, वैक्यूम डिस्टिलाइजेशन के द्वारा। पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा रंगों को पृथक्करण आधारित होता है। तो गतिशील प्रावस्था द्रव तथा स्थिर प्रावस्था क्या होती है? ठोस होती है। डायनामिक स्टेट लिक्विड होती है तथा जो स्टैटिक स्टेट होती है वो क्या होती है? सॉलिड होती है। रुकी हुई अवस्था सॉलिड होती है। लेस्जिने परीक्षण जो होता है निम्न में से किस तत्व के परीक्षण हेतु किया जाता है? नाइट्रोजन, सल्फर तथा हेलोजेंस के लिए किया जाता है जी। लेस्जिने परीक्षण में किया जाता है, सेम जी अभी बताए सेम चीज है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, सल्फर एवं हेलोजेंस के लिए। हेलोजन परीक्षण के पूर्व सोडियम निष्कर्ष में
जो आपका नाइट्रिक अम्ल मिलाकर गर्म करने का कारण क्या होता है, क्योंकि सोडियम साइनाइड्स तथा सोडियम सल्फेट बनने पर जो नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकृत होकर अपघटित हो जाते हैं जी। ठीक है, इसके बाद में नाइट्रोजन तथा सल्फर के परीक्षण में लाल रक्त जैसा रंग किस यौगिक के कारण आता है, तो वो किसकी वजह से आता है, तो वह आता है भैया फेरोथायोसाइनाइड की वजह से, FeSCN का होल थ्राइस की वजह से। एक यौगिक जिसका मूलानुपाती सूत्र C2H5O है तथा उसका अणुभार 90 है, उस यौगिक का वास्तविक अणुसूत्र क्या होगा जी? C4H10O2 होगा। The compounds having the empirical formula is C2H5O and whose molecular weight is 90 will be have the molecular formula will be C4H10O2 होगा। हैलोजन के केस किस विधि द्वारा परीक्षण करने हैं तो अभिकर्मक लिया जाता है? सघन HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल एंड सोडियम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सेम और अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है तथा ऑक्सीजन शेष है, तो इसका सरल मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH2O होगा जी। तो ये सारे क्वेश्चन हमें इसी तरह से पढ़ लेने हैं, हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर नहीं आएगी मेरे ख्याल से आप सब लोगों को। सोडियम निष्कर्ष में FeCl3 विलयन मिलाने पर लाल रंग आना उपस्थित दर्शाता है, किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? रेड कलर का आ जाना सल्फर की प्रेजेंस को दर्शाता है, रेड कलर। इसके बाद में 1 मोल इथिलीन अथवा इथेन गैस का ऑक्सीजन की अधिकता में दहन किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आयतन मापा जाता है, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी? 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। किसी कार्बनिक यौगिक, अगले क्वेश्चन जैसा आगे 40% कार्बन, हाइड्रोजन 6% है, तो ऑक्सीजन का मूलानुपाती सूत्र सेम क्वेश्चन है ना। गंधक में नाइट्रोप्यूसाइड्स परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का रंग सोडियम निष्कर्षण के साथ प्राप्त होता है? तो वो बैंगनी। ये सारे परीक्षण हैं आपके, ये सारे टेस्ट हैं आपके, है ना। सबके IUPAC नाम लिखने, IUPAC नाम ये तो याद ही कर लेना, IUPAC नाम इनके। IUPAC नाम से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जी, है ना। IUPAC रूल से क्वेश्चन आएगा, IUPAC नाम के दे देंगे, वो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद में लास्ट चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ निम्नलिखित में से किसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है जी? तो इथाइन की सबसे ज्यादा होती है, C2H2 की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। निम्नलिखित में से स्थानीय समवायता कौन दर्शाता है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहाँ पर देखने को मिलती है? पोजिशन आइसोमेरिज्म की ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। C4H10O द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले कुल समावयवियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स रिप्रेजेंटेड बाय द C4H10O। तो ये सारे क्वेश्चंस हमसे बन जाएंगे। C4H10 में कितने प्रकार के अल्कोहल बन सकते हैं? सभी के समावयवी अल्कोहलों की संभावित संख्या कितनी होगी? 4 होगी जी, है ना। समावयविता से यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के अन्य समावयवी हो सकते हैं, डाइमेथिल ईथर हो सकता है इथेनॉल का समावयवी, ठीक है। तो यहाँ से आएगा। अब स्फोटन रोधी यौगिक होता है, टेट्रा एथिलेड होता है, TEL जिसको हम कहते हैं, टेट्रा एथिलेड। ये किस में काम करता है? एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स में काम करता है ना। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसके साथ में AgNO3 द्वारा सफेद अवशेप प्राप्त होगा जी? किसके द्वारा होगा जी? तो वो प्रोपेन के द्वारा होगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें कर लेने हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र लिखना है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स लिखना है हमें। मीथेन का IUPAC नाम लिखना है जी, मीथेन का IUPAC नाम तो मीथेन ही होता है। एथिलीन को कार्बन कार्बन के मध्य में बंद होता है, द्विबंध होता है, त्रिबंध होता है। एसिटिलीन का संकरण अवस्था लिखनी है, sp होती है ना। बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर दर्शाना है, कैलकुलेट के द्वारा दर्शाया जाता है। एल्केन के मध्य, एल्केन में केवल एक बंध होते हैं, सत्य बात है क्या? हाँ जी भैया, एल्केन में तो कार्बन कार्बन में सिर्फ एकल बंध होते हैं। बेंजीन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या? नहीं भैया, ये तो असंतृप्त है भैया, है ना। अल्काइन में 3 बंध होते हैं क्या? हाँ जी भाई, सही बात है, 3 बंध होते हैं। मीथेन जो होता है, मीथेन में कार्बन का संकरण sp2 होता है क्या? हाँ भैया, कार्बन हाइड्रोकार्बन जल में आसानी से घुल जाते हैं क्या? नहीं भैया, क्योंकि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही घुलेंगे, है ना। सॉल्युबिलिटी तो हाइड्रोकार्बन आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, एब्सोल्युटली फॉल्स, है ना। सही जोड़ी मिलानी है जी। मीथेन जो होता है, संकरण क्या होता है? मीथेन में संकरण क्या होता है भैया? मीथेन में तो sp3 होता है ना। एसिटिलीन में sp2 होता है भैया। एसिटिलीन में कितना होता है?
sp होता है, बेंजीन में कितना होता है, sp2 एरोमेटिक होता है, ये तो सामने ही है, एसिटिलीन को एल्काइंस कहते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले, मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, इथाइलीन sp2 है ना, एसिटिलीन sp, बेंजीन में sp2 लेकिन एरोमेटिक, है ना, और एल्काइन को क्या कहते हैं, एसिटिलीन का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे 11th क्लास के लिए। 11th क्लास के आपका जो पेपर होने वाला है फाइनल एग्जाम का, उस फाइनल एग्जाम के पेपर में, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से इन ऑब्जेक्टिव को आप कर लोगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल इसकी टेंशन नहीं है, पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इन ऑब्जेक्टिव को तैयार करो, बढ़िया तरीके से अपना पेपर दो, और पेपर होने के बाद में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके पेपर में जो ऑब्जेक्टिव आए थे, यहाँ से कितने ऑब्जेक्टिव आए थे, ये कमेंट करके जरूर बताना। और आप सभी को वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो चलिए अच्छे से अपना पेपर देना, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना, बहुत शांत मन से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना, अच्छे से लिखना। आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय